हाँ, Hello everyone, welcome back. Most of us are confused regarding our higher studies and want to pursue MTech from top colleges. और काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो प्लेसमेंट की प्रिपरेशन रिगार्डिंग कंफ्यूज हैं. तो आज का ये इंटरव्यू स्पेशली गेट एस्पिरेंट्स और प्लेसमेंट सीकिंग स्टूडेंट्स के लिए है. सो टुडे वी हैव विद अस वेरी स्पेशल गेस्ट मिस्टर शशांक मिश्रा सर हु परस्यूड हिज बीटेक फ्रॉम एनआईटी रायपुर, qualified GATE 2016 with Air 21 and currently working as an assistant manager at Indian Oil Corporation Limited. Hello and welcome sir to UEC Journalism Society. हेलो मीनाक्षी, हेलो युवराज। थैंक यू सर. सर आपकी जर्नी बता दीजिए फ्रॉम एनआईटी रायपुर टू आईओसीएल. अच्छा, initially, see, I did my BTech in Metallurgical Engineering from NIT Raipur itself, and uh, in 2015 my rank was somewhat not up to the mark, so I was getting IIT Kanpur and Kharagpur. So uh, once you reach to a certain level, you mostly want that at least for even if you want to do higher studies, you want college better than IIT Kharagpur. Like it happens after certain period of time. So I was not quite satisfied with the result. So I opted for placement and went to Kota in a coaching institute, and I was faculty of chemistry there. And along with my job, I was also preparing for GATE. So I did not stop that. And later on in 2016, when I secured the a good rank, then I went ahead to join ISC Bangalore, and I got call from IIT Bombay also. And then, like after spending some 2.5 months there, I got call from BHEL R&D as a research engineer. So I went there. I stayed there for some 15 days, and while I was going under some medical test, I got call from IOCL also. So like I left there and went ahead to join IOCL. सर आपने 2016 में गेट में काफी अच्छी रैंक लाई थी सर, तो अकॉर्डिंग टू यू गेट प्रिपरेशन कब शुरू करनी चाहिए, राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर ऑफ योर कॉलेज या फिर लेटर ऑन? ये मिसकंसेप्शन मेरा स्टार्टिंग में मेरे पास भी था कि वे सी समटाइम्स in order to overperform, like we get too much motivated by the all India rank 1, 2 or 3. Even they did not know that they would be getting such a rank. So we should not be like we should not get over motivated. अगर आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में इन चीजों पर ध्यान देंगे ना, तो बाय द टाइम यू कम टू थर्ड और फोर्थ ईयर you would become exhausted. So at best, अगर जैसे आपकी ब्रांच है जहाँ पे 50-60 हजार लोग या उससे ज्यादा लोग इंटरव्यू एग्जाम में अपेयर होते हैं, कोर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल जैसे कोई ब्रांच है, फ्रॉम फ्रेशर इज गुड इनफ है। कॉलेज में उसका उसी कॉन्सेप्ट उतने अच्छे क्लियर नहीं हो रहे हैं, ही कैन स्टार्ट फ्रॉम थर्ड ईयर इटसेल्फ, है ना। बट फर्स्ट और सेकंड ईयर में पूरा फोकस होना चाहिए टू लर्न द सब्जेक्ट। तो उस टाइम पे मुझे नहीं लगता कि किसी को इतना हाइपर एक्टिव होना चाहिए। और अगर किसी का फोकस अगर अदर देन टेक्निकल चीजों में है, इवन कैट भी है, तो थर्ड ईयर इज मोर देन इनफ। अगर यूपीएससी वगैरह है तो सेकंड ईयर के टुवर्ड्स ही कैन स्टार्ट। फर्स्ट ईयर में मेरा एटलीस्ट फर्स्ट 3 सेमेस्टर्स में कोर फोकस वुड बी ऑन द सब्जेक्ट। यस सर. वेरी क्लियर। एंड सर व्हाट आर द मेजर डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग योर गेट प्रिपरेशन? किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए कि ये करनी है और ये मतलब करनी ही नहीं है ड्यूरिंग योर गेट प्रिपरेशन? ओवर स्ट्रेस नहीं होना है कि क्या रैंक आएगा कैसे आएगा। इट विल हैम्पर योर प्रिपरेशन इन अ बिग वे कि आप बीच में स्टॉप कर दो प्रिपरेशन को। तो लेट इट फ्लो, कॉन्सेप्ट पे हमेशा ध्यान दो। और टेस्ट सीरीज मस्ट है, लेकिन वो स्टार्टिंग से करने की जरूरत नहीं है। जब आप अगर आप जैसे थर्ड ईयर से स्टार्ट करते हो एंड इफ यू हैव लाइक अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, तो एटलीस्ट शुरू के 3-4 महीने आप फोकस रहो स्टडीज में, पैरेलल में क्वेश्चन अटेम्प्ट करते रहो।
लेकिन जैसे ही 3-4 महीने आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन डेवलप कर लेते हो, फिर आप नेवर अंडर एस्टिमेट द द मसल मेमोरी दैट डेवलप्स विद द टेस्ट सीरीज। तो कहीं का भी एक टेस्ट सीरीज हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंटली गेट में क्या होता है ना, क्वेश्चन के फॉर्म बदल जाते हैं, लेवल नहीं बदलता। तो अगर आपने 20 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से सॉल्व कर लिया है बैठ के एक एक कॉन्सेप्ट को, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप एटलीस्ट 100 में 50 मार्क्स तो आप वैसे ही अचीव कर लोगे। तो डू नॉट लाइक मग इट अप, लेकिन उसके कॉन्सेप्ट, जैसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन किसी टॉपिक से आया है, गो टू द बुक एंड रीड द होल कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड विद इट, नॉट ओनली द क्वेश्चन पार्ट। तो अगली बार वो क्वेश्चन हो सकता है थर्ड लाइन से आता, सेकंड लाइन से आ जाए, बट वो एरिया वही रहेगा। मतलब सर कंसेप्चुअल क्लैरिटी होना काफी जरूरी है। कंसेप्चुअल क्लैरिटी पिछले 15 साल के पेपर्स की। ओके सर। सर आपके अकॉर्डिंग सर किन रिसोर्सेज को फॉलो करना चाहिए कि ये रिसोर्सेज मस्ट हैं गेट की प्रिपरेशन के लिए? कॉलेज बुक्स और 15 साल का गेट पेपर, जितना रिपीट में कर सकते हो उतना। मल्टीपल मतलब किसी रैंकर का मल्टीपल सोर्सेज देख के घबराना नहीं है। मतलब स्ट्रिक्टली कॉलेज बुक्स एंड 15 से 20 साल के क्वेश्चन पेपर, उसमें एक दो बुक के वेरिएशन हो सकते हैं, बट अदर देन दैट आपको ज्यादा अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। सर एक क्वेश्चन रहता है कि कोचिंग ज्वाइन करें या नहीं करें, तो सर आपके अकॉर्डिंग क्या है इसका? ये यार खुद के थोड़ा से लेवल पे डिपेंड करता है, बट मुझे लगता है कि आजकल कोचिंग भी इतनी, एनपीटीईएल वगैरह के लेक्चर्स काफी अच्छे से अवेलेबल हैं, तो अगर कोई अफोर्ड नहीं कर पा रहा है तो इट्स नॉट अ डिसएडवांटेज एनीमोर। तो एनपीटीईएल वगैरह के लेक्चर के थ्रू और अलग अलग लेक्चर के थ्रू अटेंड तो कर सकता है, पॉसिबल है अगर आपके टाउन पे ही है और एक कोचिंग अच्छी अवेलेबल है जो रैंक देती है, तो इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया। सर ये तो बात हुई गेट प्रिपरेशन को लेकर। सर इंटरव्यू को लेकर भी काफी क्वेश्चन आया था हमारे पास कि सर इंटरव्यूअर कैसे एनालाइज करता है कि कैंडिडेट को कि वो सही है या नहीं है? इंटरव्यू में ना एक तरीके से आपको खुद को थोड़ा सा सेल करना है ना। तो उसमें मोस्टली हम लोग क्या करते हैं ना, मोस्टली ये प्रॉब्लम मैंने देखा है, मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है एटलीस्ट 1-2 साल के जो जूनियर्स रहे हैं, या फिर मेरे बेस में मैं खुद भी, मोस्टली जो जॉब के लिए डेस्परेट होते हैं ना काफी, मतलब कि अगर मेरी जॉब नहीं लगेगी तो मेरे घर में क्या होगा, इस टाइप का बैकएंड में अगर किसी का प्रेशर है, then it is very certain that he or she will not get the job. It's more of a like a relationship जहाँ पे स्पेस नहीं मिल रहा है, 24 घंटे फोन में लगे हुए हो, तो 24 घंटे बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा है कि नो यू, मतलब उसके सामने जाके बैक नहीं करना। तो और कुछ क्वेश्चन काफी कॉमन है, जैसे टेल मी अबाउट योरसेल्फ से ही स्टार्ट होता है। वो पहला क्वेश्चन ही ऐसा है जहाँ पे आप पूरा इंटरव्यू का कोर्स बदल सकते हो, कि आप उसको, इफ यू आर फ्रॉम लाइक मीनाक्षी, व्हाट इज योर ब्रांच? So my branch is electronics and communication. एंड योर विराज? सर सेम, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। So ये बहुत फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन, राइट? ठीक है सर। अब कोई कंपनी आ रही है सॉफ्टवेयर की, लेट्स से तुम्हारे केस में है ना, तो हाँ सर। और तुम्हें करंट ट्रेंड्स में कुछ भी नहीं आता, फॉर एग्जांपल, एक तरीका है, तो आप ये बता सकते हो कि आपने कौन कौन सी मैनेजमेंट एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया हुआ है। हाँ सर। अगर आपका सी प्लस प्लस जावा ये स्ट्रांग है, अब हो सकता है कि जावा का जैसे अब वो आउटडेटेड होते जा रहा है, सी आउटडेटेड है ना, मोस्टली पाइथन बेस्ड होते जा रहे हैं, या और भी नए नए लैंग्वेज आते जा रहे हैं, तो डरना नहीं है कि सी को मैं बता के क्या करूंगी कि ये तो आउटडेटेड हो गया है। यू राइट इट कि सर मैंने सी में 2-4 सी प्लस प्लस जावा मैंने 3-4 प्रोजेक्ट रखे हैं, वो हो सकता है कि ये मैं काउंटर ही होती है, अब जावा को यूज कौन करता है, तो आपके पास क्या काउंटर रहेगा, उसको आपको बेचना है कि सर एक कोडिंग का जो वर्क एनवायरनमेंट है, जो कल्चर है उसका, किस तरीके से कोडिंग काम करती है, उसमें तो मैं एफिशिएंट हूँ ना, लैंग्वेज के तरीके ही तो बदलेंगे, बट मेरे अंदर लॉजिकल एबिलिटीज तो हैं, तो मुझे सीखने में, अगर कोई 1 साल में सीखता है तो मैं 6 महीने में सीख सकता हूँ। तो वो जो भी, इवन अगर वो आपको सामने वाला आपकी कमी बता के
प्रेजेंट करता है तो यू हैव टू हैव द काउंटर, और वो कॉन्फिडेंटली, है ना। और जैसे मेरे केस में बहुत दिक्कत आई थी, मेरा सीजीपीए बहुत हाई था, मैंने नौकरी के लिए पढ़ाई की थी, तो ज्यादा पढ़ाई कर ली जितनी नहीं करनी चाहिए कॉलेज में। तो मेरा सीजीपीए बन गया था 9.47। आई स्टार्टेड फ्रॉम 7.61 इन द फर्स्ट सेमेस्टर, और कुछ समय मेरे फिर आखिरी के 4-5 सेमेस्टर में 9.98, 10 on 10, 9.87 ऐसे हो गए, तो एग्रीगेट बहुत हाई हो गया। तो एवरीबॉडी यूज्ड टू टेल मी कि सारा इंटरव्यू, सारा टाइम पास करेंगे वो हाफ एन आवर, देन दे विल outrightly say why should we recruit you, you will surely go for PhD. That was certain, that was back in the mind also. तो मैं वो कन्विंस नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं डेस्परेट था कि जॉब चाहिए। तो 2015 में जैसे टाटा स्टील में मेरा प्री प्लेसमेंट ऑफर भी हुआ था, जब मैं गया तो वहां से मुझे रिजेक्शन हुआ था 2 महीने के बाद। जहाँ पे आप डेस्परेशन शो करोगे ना, वहां पे आप अपनी अच्छी चीजों को प्रेजेंट नहीं कर पाओगे कॉन्फिडेंटली, है ना। 2016 में मेरा अप्रोच बहुत अच्छा था कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ तो अच्छा कर लूंगा, तो आई यूज्ड टू बी लाइक दैट ओनली, है ना। तो जब वहां पे जाओगे और वो बोलेंगे कि भाई तुम्हारा सीजीपीए इतना हाई है, तो व्हाई शुड वी रिक्रूट यू, तो बोल देना कि सर जॉब के लिए तो पढ़ाई की थी। अगर आप भी ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे तो वेयर वेयर शुड आई गो, है ना। ये तो मेरी कैपेबिलिटी बता रही है, आई थॉट इट इज अ गुड वे। मैंने कभी हायर स्टडी के बारे में सोचा नहीं। सीजीपीए बहुत लो है तो कि सर देखिए साइड में मैंने एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी तो किया है, ठीक है सर सीजीपीए लो है, लेकिन आप 7th सेमेस्टर में देखिए मैंने कवर अप किया है। वो जहां जहां कमियों को हाईलाइट करेगा, एक अल्टरनेटिव कवर अप रहना चाहिए पॉजिटिविटी का। मीन्स खुद की इनेबिलिटीज या जो भी वो कमी निकाल रहे हैं उसको अपने को ओवरकम करते आना चाहिए उस दौरान। और सबके अंदर एक कोई ना कोई क्वालिटीज होती हैं। अगर आप किसी एक चीज में बुरे हो ना, तो मेरा ये मानना है कि आप किसी न किसी दूसरी चीज में अच्छे थे। अगर आप साल भर सीजी, ऐसे बहुत ही रेयरली बहुत कम लोग होते हैं जिनका सीजी भी खराब हो और जिनका एक्स्ट्रा करिकुलर भी खराब हो, मतलब और कुछ नहीं तो आपने अय्यासी की होती तो आप सोशल होते हो, तो वहां से कुछ पॉइंट लेके आओ। सेकेंड ईयर में जो लोग हैं उनके लिए मेरा रिकमेंडेशन है कि सीजी मिनिमम मेंटेन करो। ये मिथ है कि सीजी से कुछ नहीं होता, एक सर्टेन लेवल पे आपको सीजी चाहिए, क्योंकि आप लाइफ में आगे जाके बहुत सारी चीजों में हो सकता है आपको चेंज करना हो। 5 साल आपने जॉब करी, फाइनेंशियल क्राइसिस दूर हो गई और आप चाहते हो हायर स्टडी करना, वो दिक्कत करेगा। जो सेकंड ईयर है वो एटलीस्ट मिनिमम 8 रखने की कोशिश तो करो, 8, 8.5, है ना। इतना तो बहुत आसान है बनाना भी। सर एक क्वेश्चन तो था, ये बताओ। सर हाँ, कम्युनिकेशन स्किल्स कितना मैटर करती है और उनको इम्प्रूव बहुत कैसे ज्यादा, करें? बहुत ज्यादा। तो सर उसको इम्प्रूव करने के लिए मेरे टाइम पे इसका सजेशन कुछ और होता जो मैंने सीनियर से लिया था। आज के टाइम पे क्या कंज्यूम कर रहे हो उस पर ज्यादा ध्यान दो। ये मतलब मिर्जापुर 4 बार देखोगे तो हर बार ऐसे एक मीम आएगा मन में, दिमाग में, एंड इट विल ट्रांसफॉर्म इनटू योर लैंग्वेज आल्सो। किसी को अगर हिंदी से इंग्लिश में दिक्कत है, एटलीस्ट 10-12 सीरीज क्वालिटी के सेलेक्ट कर लो जो इंग्लिश में है, जिसको उससे भी फियर है, ट्रॉमा, जैसे मैं हिंदी मीडियम से था, उससे भी ट्रॉमा है, लेकिन स्टार्ट करो बस देखना सब टाइटल के साथ। डेली एक एपिसोड 1 घंटा देखने से कुछ नहीं होता, मतलब तुम्हारी पढ़ाई खराब नहीं होगी। बाय द टाइम तुम उनके लैंग्वेज को, बोलने के तरीके को सीखना शुरू हो जाते हो, जिसका बोलने का तरीका, मतलब बेस्ट तरीका तो मैं ये मानता हूँ कम्युनिकेशन का कि हाउ समवन इज प्रेजेंटिंग, तो वो बिल्कुल खाने की तरह है। जैसे वियोन वगैरह में, ग्रेविटास वगैरह में पलकी शर्मा उपाध्याय का हो गया, कुछ अच्छी डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, वो अगर आप साल भर भी देखते हो ना, तो आपके लाइफ में एक सडन ग्रोथ आएगा। वो ऐसा नहीं होगा कि कभी 2% कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हुआ, फिर 5% हुआ, फिर 10% हुआ। किसी भी लैंग्वेज के केस में या कम्युनिकेशन के केस में क्या रहता है कि आप 6 महीने तक के आपको लगता है कि आप 2-3% ही सीखे हो, 7वें महीने सडनली वो स्पाइक करके 80% जाता है। दैट हैपेंड विथ मी, दैट हैपेंड विथ मेनी अदर पीपल। तो उसको एक एंटरटेनमेंट का सोर्स बना लो दीज एक्टिविटीज को, वो चीजें अपने आप अच्छी हो जाएगी, है ना। सर जब और आपका इंटरव्यू अनाउंस हुआ था तब बहुत सारे स्टूडेंट्स ने भी हमें क्वेश्चन भेजे थे। तो एक स्टूडेंट का क्वेश्चन ये भी था कि व्हाट आर द मिनिमम नंबर ऑफ कोडिंग लैंग्वेज रिक्वायर्ड फॉर क्रैकिंग प्लेसमेंट एंड हाउ टू क्रैक द रिटन राउंड ऑफ एग्जामिनेशन ड्यूरिंग द रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
जीरो कोडिंग रिक्वायर्ड। जीरो। मेरे साथ ऐसे जीरो। देखो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर आप सेकेंड ईयर पे हो तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है। अगर आप यूपीएससी वगैरह की तैयारी नहीं कर रहे हो तो वैसे आपके पास बहुत टाइम है टू लर्न। तो अगर ये क्वेश्चन सेकेंड ईयर का है तो मैं कहूंगा कि यू लर्न एटलीस्ट वन लैंग्वेज एंड बिकम प्रोफिशिएंट इन इट। आजकल ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है वो 2-3 हजार में कोर्सेज भी बेचने शुरू कर दिए डेटा साइंस वगैरह के। दो लोग मिलकर खरीदोगे तो 1500-1500 में आ जाएंगे। आपके पास टाइम है स्पेंड। वो एक एज है जो ऑलरेडी फोर्थ ईयर में है या थर्ड ईयर में है, उसके पास टाइम नहीं है सीखने का, तो जीरो। तो एब्सोल्युटली जीरो। बस आप क्या बोलते हैं, उस टाइम पे जब पूछेंगे तुमको तो कोडिंग भी नहीं आती तो बोलना सीख लेंगे सर, बीटेक भी तो नहीं आती थी, इंजीनियरिंग भी तो नहीं आती थी, अच्छा किया ना। ठीक है, तो वो आप कर सकते हो उसमें जो ऑलरेडी प्लेसमेंट के फेस में है या जो थर्ड ईयर के लास्ट में है ना। जो सेकंड ईयर के हैं बहुत तेजी से चीजें ट्रांसफॉर्म हो रही है। इवन एनआईटी में बीटेक के सिलेबस चेंज कर दिए जा रहे हैं। उस केस में आपके कॉम्पिटिटिव एज के लिए तो एक लैंग्वेज पाइथन वगैरह का तो सीख ही लो। मतलब मैं अभी सीख रहा हूँ यार, 5-7 साल हो गए मुझे पास आउट करने। तो यहाँ जरूरत भी नहीं है सरकारी नौकरी सीखते, बट आपको थोड़ा तो है ना। मतलब कल के दिन आपका बच्चा आपको मस्त है फोन कैसे चलाना है, जैसे हम अपने मम्मी पापा को सिखाते हैं, तो वो तो फिर एक नेचुरल टेंडेंसी है। प्लेसमेंट चाहिए या नहीं चाहिए, बट एक एज तो बना रहना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल में एक और बात थी, 10-12 नोवेल खरीद लो, चेतन भगत ही खरीद लो, पढ़ लो, जैसे तैसे मजबूरी में पढ़ लो। पूरे बीटेक में 10 पढ़ लो बस। अगर सेकंड ईयर में हो तो फोर्थ ईयर तक आते हैं तो 7-8 पढ़ लो, 10 पढ़ लो, लिखना सीख जाओगे और बहुत सारी चीजें बोलना सीख जाओगे अच्छे से, है ना। ओके तो सर। ये कर ही लो, ये ऑप्शनल नहीं है। ये अभी नहीं करोगे, कंपनी में जैसे तैसे घुस गए तो वहीं पे रह जाओगे और बहुत सारे लोग तुमसे ऊपर चले जाएंगे। ठीक है, ओके और बताओ। सर। एक हाँ सर हाँ, एक चीज थी कि ऑनलाइन कोचिंग वर्सेस ऑफलाइन कोचिंग क्या प्रेफर करना चाहिए अगर जो कोचिंग करनी है तो? जो भी फीसिबल हो। आपके फाइनेंशियल कॉन्स्टेंट हो सकते हैं, आपका लोकेशन कॉन्स्टेंट हो सकता है। लोकेशन में अच्छी कोचिंग नहीं है लेकिन ऑनलाइन अच्छी कोचिंग अवेलेबल है। ऑनलाइन कोचिंग की फीस मान लो 1 लाख रुपए, 3 लोग मिलकर कर लो। ऐसा हम लोगों ने हमारे टाइम पे भी किया होगा। तो वो एकदम मैटर नहीं करेगा। मेरी सारी तैयारी एनपीटीईएल से हुई है ठीक ना। सर। मेरी कोचिंग हैदराबाद में थी, तो मैंने एनपीटीईएल का सारा लेक्चर देखा है। बहुत लेक्चर बहुत बोरिंग थे लेकिन मैंने सारा लेक्चर देखा है। ठीक है, और उसी ठीक बीच है। में मैंने ऑलमोस्ट सारे सीरीज खत्म किए हैं, गेम ऑफ थ्रोन से लेके शर्लॉक होम्स से लेके एवरीथिंग। सर आई ठीक है, थिंक तो वो आपका बहुत बहुत टाइम हाँ। मैनेजमेंट काफी अच्छा होगा आपका। ना 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 ना। मैं 12-13 घंटे सोता भी था, आज भी सोता हूँ। आज संडे था, मैं 2 बजे उठा हूँ सोकर। मैं अगेन वही बोल रहा हूँ ना, आप चीजों को ना, चाहे एक हैबिट का पार्ट है ना। चाय में तो कोई नशा नहीं होता कि आदमी बिल्कुल उसको सिगरेट पीने की तरह वो लगे। इट बिकम्स अ हैबिट नॉर्मल। 10-12 बुक अपने उसमें बेड में रख लो, 1-2 सीरीज। अब सीरीज आप मिर्जापुर देख सकते हो एक सिटिंग में, लेकिन जो हाँ हिंदी मीडियम का बच्चा है वो पीयर में कोई इंग्लिश सीरीज को एक एपिसोड नहीं देखेगा आधे घंटे। हाँ सर। थोड़ा हैबिट बदलने में टाइम तो लगेगा। कब तक आप कर्ज करते रहोगे अपने पास को, है ना। तो सर वो आप टाइम। हाँ, मैं कोचिंग भी कर रहा था बच्चों को इंजीनियरिंग की तरह ही। मतलब ये जो उस समय इंटरेस्ट था, मैं टीचर बनने का मेरा शौक था उस समय। तो 5-6 घंटे की मैं क्लासेस भी लेता था डेली। तो सारी मूवीज भी देखी थी कॉलेज में। तो टाइम मैनेजमेंट क्या होता है, तुम घूम रहे हो वो चीजें होती आती, बस तुम वॉच रखोगे। तुम क्या बोलते हैं, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट ना करो। अननेसेसरी का मतलब मस्ती बहुत जरूरी है लाइफ में, बहुत ज्यादा जरूरी है ना। बस किस टाइप की चाहिए वो आप डिफाइन कर लो। आप दारू पी के 24 घंटे पड़े रहना चाहते हो, या जेनुअनली आप 24 घंटे पढ़ ऐसे सो जाओ तो आपको लगेगा कि अगले दिन बहुत रिलैक्स हूं मैं, है ना। वो आपको डिसाइड करना है। यस सर एक क्वेश्चन ये भी था, एक जो जनरल प्रॉब्लम आती है ड्यूरिंग प्रेपरेशन, भले ही प्लेसमेंट हो या गेट प्रेपरेशन हो, हाउ टू बी कंसिस्टेंट ड्यूरिंग प्रेपरेशन। वो एक जो फ्लो बना के रखना चाहिए। उसके अलावा कुछ नहीं दिखना चाहिए। इट्स लाइक डेली पूछना है मेरे बाबू ने खाना खाया कि नहीं खाया, शाम को 4-5 बजे। कि लिटरली आज मैंने अगर नहीं पढ़ाई की है तो नींद नहीं आनी चाहिए। इसका एकदम अल्टरनेटिव नहीं है।
मैं बहुत बिगड़ा हुआ बच्चा था स्कूल टाइम पे, अभी हूँ, अभी मैं कंसिस्टेंसी वाली प्रॉब्लम में खुद फेस कर रहा हूँ। बट कॉलेज में बहुत क्रिस्टल क्लियर था, मिडिल क्लास लोगों के लिए एजुकेशन इज अ वे टू ओवरकम पॉवर्टी, मैं ये मानता हूँ। दैट्स व्हाई वी आर इन इंजीनियरिंग, अदरवाइज वी वुड हैव चोजन सम लिटरेचर और पॉलिटिकल साइंस और समथिंग एल्स। इट्स अ गुड थिंग दैट वी आर इन इंजीनियरिंग, मजेदार चीज है, बट गिवन अ चॉइस हमारे ऑप्शन अलग हो सकते थे। तो जब जिस चीज के लिए तुमने ये किया है, तो यहाँ पे तो अल्टरनेटिव है ही नहीं। अगर तुम डेली 2-3 घंटे नहीं कर, मैं बोल रहा हूँ आप सारी चीजें करो, जो करना है करो, लेकिन अगर आप 2-3 घंटे डेली बेसिस पे नहीं कर रहे हो तो दिक्कत है। तो मैं हार्डली 2-3 घंटे निकालने की बात कर रहा हूँ क्वालिटी। अगर आप वो करते हो तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। उसमें मतलब उसमें नींद नहीं आनी चाहिए, उसमें डर, वो वाला फियर आपको हमेशा रहना चाहिए कि क्या होगा। इट शुड क्रिएट एंग्जाइटी कि आज मैंने नहीं किया 2 घंटे पढ़ाई। किसी 8 पॉइंटर के लिए या 6 पॉइंटर के लिए शुड क्रिएट एंग्जाइटी कि मैंने कोडिंग की 2 लैंग्वेज, 2 चीजें आगे नहीं बढ़ाई है। तो जो आप चाहे एक्स्ट्रा करिकुलर में कर रहे हो, कुछ भी सीखने का जो, या आपने चलो उस दिन पढ़ाई का बिल्कुल मन नहीं किया तो आपने एक नोवेल या एक इंग्लिश के पर्पज से एक सीरीज ही देख ली दो, बट हमेशा उसके बाद आपको रहना चाहिए कि मैं कुछ लर्निंग वाला फेस में चलो एक दिन तो आगे बढ़ाऊं। वो तो मैं वो उस चीज में मैं अच्छा था शायद, कि मैं 2 बजे 12 बजे भी मूवी देख के आया हूँ तो 12 से 1:30 में एटलीस्ट पढ़ने की कोशिश करता था कि कल देख लेंगे, लेकिन आज का तो कर लें। Uh, उसका अल्टरनेटिव नहीं है, वहीं वापस चले जाओगे। आधे 90% बीटेक के बच्चे घर वापस जाते हैं। yes, sir. ये वाली गलती नहीं करना। यस सर, अगर हम कॉलेज की और प्रेपरेशन की बात करें तो जो कॉलेज टाइमिंग और जो प्रेपरेशन टाइम है उसमें टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, क्योंकि एक इंजीनियर स्टूडेंट के इसमें एमएसटीज रहती है, एंड सेम्स रहती है, फिर असाइनमेंट्स भी देना रहता है, तो इन सब चीजों को कैसे मैनेज करें? असाइनमेंट को सीरियसली मत लेना, जो लिख के देते हैं उसको जितनी जल्दी निपटा दो, निपटा दिया करना, है ना। कॉलेज के सब्जेक्ट्स और ग्रेड तो मैच करते हैं। अगर आप फोर्थ ईयर में, मुझे नहीं लगता अटेंडेंस का इतना प्रेशर होता है क्या आपके कॉलेज में? नहीं नहीं सर। नहीं सर, एज सच तो नहीं होता है, बट वो हाँ थोड़ा प्रेशराइजेशन तो रहता है कि हाँ करना है अटेंड। 75% अटेंडेंस मेंटेन कर लो। मेरे तो यार 99 प्लस थी, मैं प्रॉपर गीक था कॉलेज में। तो चीजें डुएबल तो है, क्योंकि आपका शायद सैटरडे संडे ऑफ रहता होगा कॉलेज में, यस है ना। और कॉलेज की टाइमिंग होगी 9 से 5। यस हाँ सुबह हम उठ नहीं पाते हैं, ये फैक्ट है, तो इन चीजों पे हम बात नहीं करेंगे, है ना। तो सुबह सुबह वाला फेज में पढ़ना नहीं बोलूंगा अनटिल अनलेस एग्जाम का टाइम हो। लेकिन हम लोग की कैपेसिटी इंजीनियरिंग में रात को 11-12 बजे तक हम जग लेते हैं। हाँ सर। यस सर वहां पे बहुत ज्यादा टाइम है। 6 से 12 अगर आप बोलोगे, 2-3 घंटे मस्ती भी की, तो 2-3 आवर्स तो बहुत है अपना जो भी एक्स्ट्रा कर रहे हो सीखने के लिए, है ना। यस अगर हम बहुत ज्यादा डिफरेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कैट वगैरह की 3rd या 4th ईयर से, तो आप 2-3 घंटे केवल कैट का पढ़ो, एग्जाम के 1 मंथ में ढंग से पढ़ लो 5-5 घंटे, तो काम हो जाएगा। बहुत डुएबल है तो। सर एक फर्स्ट ईयर सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, उनका क्वेश्चन था कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी है तो मैं ईसीई से करूं या सीएसई से करूं गेट की प्रिपरेशन। ईसी से करूं या सीएससी से करूं, कंप्यूटर साइंस, मतलब कंप्यूटर मतलब कंप्यूटर साइंस को एज अ सब्जेक्ट लूं या इलेक्ट्रॉनिक्स को एज अ सब्जेक्ट। उसका ब्रांच क्या है? सिविल इंजीनियरिंग सर। जब ब्रांच सिविल इंजीनियरिंग है तो उसे इलेक्ट्रॉनिक्स या कंप्यूटर साइंस में क्यों जाना है? सर हो सकता है उसे कोई और ब्रांच के लिए, ताकि प्लेसमेंट की प्रिपरेशन भी साथ में हो जाए और गेट की प्रिपरेशन भी साथ में हो जाए, ऐसा कुछ हो। एकदम इस मिथ में मत जाना कि सिविल इंजीनियर सॉफ्टवेयर में नहीं जाते। अब देखो, अगर मैं मार्क रिक्रूटर की भी बात करूँ ना, और कुछ अच्छे कंपनीज की बात करूँ एनालिटिक्स वगैरह की, वो सारे ब्रांच से लेती है, वो बायोटेक से भी ले लेती है। हाँ तो सर। दे रिक्रूट यू नॉट फॉर योर कोडिंग स्किल्स, बट फॉर द लॉजिकल एबिलिटी दैट यू हैव डेवलप्ड। इंजीनियरिंग एक लॉजिकल एबिलिटी है। अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है, कल के दिन केमिकल इंजीनियरिंग में जाता है, उसको केमिकल इंजीनियरिंग सीखनी पड़ती है, बेसिक्स लॉजिक लगाना सीख लेता है। मैं अगर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में जाता हूँ, मुझे सीखनी पड़ेगी बेसिक, पर एक लॉजिक हमें समझ आता है, इसको ऐसा करने से ऐसा होगा। ये एबिलिटी सब में नहीं होती, ये एबिलिटी ह्यूमैनिटीज वालों में बैचलर लेवल पे तो इतनी नहीं होती डेवलप। अभी सिविल में है, आई वुड सजेस्ट कि वो स्ट्रांगली सिविल इंजीनियरिंग में गेट की तैयारी करे, और फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो डेफिनेटली केवल और केवल कॉलेज के सब्जेक्ट में ध्यान दे,
सॉफ्टवेयर में अगर इंटरेस्ट है तो कोडिंग का साइड में पाइथन वगैरह का अलग से लर्निंग स्टार्ट कर दो, है ना। सर सीजीपीए कितने मैटर करते हैं कि एक तो कंपनी का बेसिक कट ऑफ होता है कि इसके बाद आप बैठ सकते हो इंटरव्यू के लिए, उसके पहले सर उसके बाद सीजीपीए कितने मैटर करते हैं? सीजीपीए एक अच्छा इंप्रेशन तो क्रिएट करता है, नो डाउट। हाँ सर। अगर कोई कंपनी आपको रिजेक्ट कर रही है तो इसका ये मतलब नहीं कि सीजीपीए के कारण रिजेक्ट कर रही है, उसको पता है कि आपका वर्थ उससे कहीं ज्यादा है ना। आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम द कंपनीज वेयर द पैकेज वाज 3 to 4 लाख एंड डेफिनेटली इट वाज ट्रू फॉर माई सेल्फ ऑल्सो। ठीक है, मैं एक सर्टेन फाइनेंशियल प्रेशर के चलते मैं यहाँ जॉब चाह रहा था, बट इन रियलिटी में वहां पे टिकता तो नहीं, है ना। तो ये अपर लिमिट नहीं रखना है सीजीपीए का। मैं ये मानता हूँ कि आपको 8.5 के आसपास अगर इतना मैनेज कर लेते हो ना मिनिमम, तो चाहे फिर आपको करके देना हायर स्टडीज में जाना हो, चाहे कंपनीज में जाना हो, ये एक आपको अच्छा इम्पैक्ट देगा। मैं आपको 9.5 नहीं जाने बोल रहा, और 8.5 जाना मैनेजेबल भी है, काफी मैनेजेबल है ना। ओके सर। सर कमिंग ऑन टू द इंटर्नशिप्स, इंटर्नशिप का क्या रोल रहता है? और जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस और कंपनीज इंटर्नशिप करवाते हैं, सर्टिफिकेशन देते हैं, तो हमको लाइक 2-3 मिनिमम नंबर ऑफ इंटर्नशिप करनी चाहिए या फिर जितनी हो उतनी करते जाना चाहिए? 2 सफिशिएंट है, मोर देन। इसके पीछे मत भागो बहुत ज्यादा। अगर किसी का कोडिंग वोडिंग में अगर है तो वो इंटर्नशिप तो ऑनलाइन भी चल जाती है, तो उसमें आपको कॉलेज छोड़ने की जरूरत नहीं है। कुछ वो तो आपका सीवी बढ़ा रहा है। फिजिकल ट्रेनिंग की जहाँ बात चल रही है, जहाँ आपको इंडस्ट्री जाना है, एक सेकेंड ईयर के लास्ट में, एक थर्ड ईयर के लास्ट में, मोर देन सफिशिएंट। आप ऐसा कर सकते हो इफ पॉसिबल, सेकेंड ईयर के बाद एक ट्रेनिंग कर लो 1 महीने की, थर्ड ईयर के बाद जो ट्रेनिंग करो इंडस्ट्री में, वहां पे कोई प्रोजेक्ट ले सकती है छोटा सा। नहीं मिलता है इट इज वेरी ओके, मिलता है तो अच्छी बात है, जिसमें आप कुछ सर्टेन डायरेक्शन में काम कर सको, ताकि कल के दिन आप इंटरव्यू में बता सको कि थर्ड ईयर पर मैंने ये प्रोजेक्ट किया था, वी केम विद दिस पर्टिकुलर आउटपुट, जो ऐसा कंपनी के काम आया। एक लाइन बोलने को हो जाती है, बट नहीं मिलता है अगेन इट्स ओके। बट दो ही भागो मत। नंबर ऑफ इंटर्नशिप मैंने 3 की थी, नहीं काम आया उतना। 2 इज मोर देन सफिशिएंट। सर और हम जब रेज्यूमे बनाते हैं तो वहाँ पे एक सेक्शन होता है हॉबीज का। जब इंटरव्यू होता है तो उस सेक्शन पे भी लाइक जब इंटरव्यूअर देखता है कि ये हॉबीज है इसकी, ये है, तो सर उसका रोल क्या होता है? देखो, जो ऑलरेडी 4th ईयर में हो अगेन, आपकी हॉबी है गार्डनिंग, किचन गार्डनिंग, 4 पौधों का नाम याद कर लो कि कौन से कब लगाए जाते हैं, मोर देन इनफ, है ना। और सबके अंदर कोई ना कोई क्वालिटी होती है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, किसी को डांस आता है, हाँ सर मैं बॉलीवुड उसमें डांस करता हूँ, डांस करने बोलोगे तो करके दिखा देना। बहुत एयर होता है, कभी कभी एचआर मजे लेने के लिए कर सकता है। नोवेल रीडिंग वगैरह हो सकती है, पर्टिकुलर फिक्शनल रीडिंग, तो पूछेगा कि 4-5 के नाम बताओ, 4-5 बुक के नाम बताना, इतना कर सकते हो। 2-3 भी नोवेल पढ़ रखे हो सर, अभी रिसेंटली मैं ये पढ़ रहा हूँ, कोई एक का नाम ले दो, है ना। और जो 4th ईयर में है वो समरी सबके पढ़ लो, एक एक पैराग्राफ किस बुक में क्या लिखा था बोल दो, डन। जो सेकंड ईयर में उनके पास टाइम है, वो सच में वो हॉबी डेवलप कर लो, तुम्हारे काम आएगी लॉन्ग टर्म में। सर एक मेरा पर्सनल क्वेश्चन था कि सर आपने आईआईएससी बेंगलोर लेफ्ट किया था, तो सर उसका मेन रीजन क्या था? टफ डिसीजन था। मेरे छोटे भाई बहन थे जिनको मेरे को थोड़ा हायर स्टडी के लिए कोटा वगैरह और चीजें भेजनी थी, पापा का रिटायरमेंट था, मैं काफी हैवी हार्ट से उस जगह को छोड़ा था। वो मेरा अल्टीमेट पर्पस मेरा टीचर या प्रोफेसर बनने का ही था, बट ठीक है। तो रीजन वो था। आईआईएससी इज अ ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूट, अगर आपको वहाँ जाना है तो वंडरफुल, ओपन्स मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज, तो मतलब जाना चाहिए। आईआईटी बॉम्बे हो, आईआईएससी बेंगलुरु, ये 2 साल अगर किसी की पॉसिबिलिटी है तो मस्ट डू एटलीस्ट मास्टर्स, तो ये रिकमेंड करूंगा, है ना। यस सर, तो इसी के साथ हमारा इंटरव्यू आज का खत्म होता है। सर थैंक यू सो मच, सच में काफी वंडरफुल इंटरव्यू था आपके साथ और इंटरेक्शन में काफी मजा आया। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग अस योर टाइम। थैंक यू मीनाक्षी, थैंक यू युवराज। सर कॉफी खत्म नहीं हुई, आपकी इंटरव्यू खत्म हो गया सर। मैं चाय पीता हूँ, मैं दूसरी आदमी।
Okay, sir. Thank you. Thank you. Thanks.